नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 34वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। मौलिक कर्तव्य जो कि हमारे भाग 4 का के अंतर्गत आते हैं, जो कि हम देख सकते हैं। इसे 51A के नाम से भी जो अनुच्छेद है उसको जाना जाता है। और मौलिक कर्तव्यों के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिस प्रकार आपने मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया, जो कि संविधान द्वारा आपको प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराए गए हैं, उसी प्रकार आपकी देश के प्रति कुछ ड्यूटी बनती हैं, कुछ कर्तव्य बनते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कौन कौन से कर्तव्य हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा आप अपनी ड्यूटी जानने का प्रयास कीजिए कि आपकी क्या ड्यूटी है। जिस प्रकार आप फंडामेंटल राइट को एंजॉय करते हैं, उस प्रकार आपको अपनी ड्यूटी भी याद रखनी चाहिए कि आपके देश के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। आपने यहाँ पर तस्वीर देखी होगी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की यह तस्वीर है। इसके पीछे इनकी तस्वीर क्यों लगाई हुई है, इसके पीछे आपको रीज़न को समझना चाहिए कि इन्हीं की सरकार के समय फंडामेंटल ड्यूटी को लाया गया, यानी इसके पहले यह संविधान का हिस्सा नहीं हुआ करती थी। हम देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976, जो कि आपातकाल का समय था, उस समय पर इन ड्यूटीज़ को इम्पोज किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो आपातकाल का समय चल रहा था वह उस समय देश में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हो रही थीं। उस समय की सरकार को गिराने के लिए अनैतिक प्रयास किए जा रहे थे, तो इस प्रकार की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। और इसके अलावा आम नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए उनकी ड्यूटीज़ को ध्यान में रखते हुए ड्यूटीज़ को लाया गया तथा देश के लिए बताया गया कि आपको इस प्रकार से अनैतिक कार्य नहीं करने हैं, आपको अपनी ड्यूटीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपको टाइम ड्यूरेशन भी याद होगा कि 1976 के समय पर आपातकाल का जो समय चल रहा था, उस समय पर हमारी जो ड्यूटी है वह इम्पोज की गई थी। और हम देख सकते हैं कि इनको संविधान का हिस्सा बनाया गया था, जो कि भाग 4 का जोड़ा गया था। और जहाँ पर का ऐसे शब्द जुड़ते हैं जो कैपिटल शब्द होते हैं, तो उसमें वह जो प्रावधान है वह संशोधन द्वारा लाए जाते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। हमने अब तक देखा कि भाग 1 में हमने अध्ययन किया भारत राज्य संघ के बारे में, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक आता है। दूसरे भाग में हमने चर्चा की नागरिकता की, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक आता है। और तीसरे भाग में हमने चर्चा की मौलिक अधिकारों की, जो 12 से लेकर 35 तक आते हैं। और चौथे भाग में हमने चर्चा की राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से लेकर 51 तक आते हैं। अब हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4 का के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि यह जो यहाँ पर 51A है, इसमें नहीं जोड़ा गया है। यानी हम देख सकते हैं 51A तो इसका हिस्सा है, लेकिन अलग से इसके लिए एक भाग बना दिया गया है 4 का, यानी जो कि 4 है उसका एक सब भाग जो कि पार्ट है, उसको का बना दिया गया है। तो यहाँ पर एक अलग से भाग जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों के लिए। मौलिक कर्तव्य लाने के पीछे उद्देश्य क्या थे? लोगों को अपने देश के प्रति जिम्मेदारी का पात्र बनाना, यानी लोग अपने देश के प्रति जिम्मेदारियों को समझें, ना कि अपने मौलिक अधिकारों का एंजॉयमेंट इस प्रकार से करें कि वह देश को याद ही ना रखें और अपने एंजॉयमेंट के चक्कर में अपने देश की क्षति करें, यहाँ पर नुकसान पहुँचाए। तो आपको देश को सबसे पहले रखना है और अपनी ड्यूटीज़ को ध्यान रखना है, तथा मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों को भी भारतीयों तक पहुँचाना है। यानी जिस प्रकार मौलिक अधिकारों को की जानकारी समस्त देश में होती है, सुप्रीम कोर्ट उसका संरक्षक होता है, तो इस प्रकार उसी प्रकार के महत्वों को मौलिक कर्तव्यों के रूप में डिफाइन करना या लोगों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य था। आगे देखते हैं। लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग करना, यानी लोगों के देश के प्रति जो कर्तव्य हैं उनके प्रति सजग करना,
समाज में अनुशासन बनाए रखना, यानी आप ऐसे प्रकार के कृत्य न करें। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हाल ही में एक अग्निवीर इस अग्निपथ स्कीम आई थी, उसके कारण जो विरोध निकल रहा है, आगजनी की गई, ट्रेन रेलवे के जो डिब्बे होते हैं उनको जलाया गया। तो इस प्रकार की स्थिति ना आए, इसके लिए हमें अपने मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखना चाहिए, यानी अनुशासन बनाने का कार्य भी यह करते हैं। संविधान को सहायता प्रदान करना, यानी संविधान द्वारा जो विचार दिए गए हैं, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बनाने की बातें यहाँ पर की गई हैं, तो उसको संरक्षण प्रदान करने का कार्य मौलिक कर्तव्य करते हैं। इनको लागू करने के लिए संसद द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं, यानी इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जैसे कि कर्तव्य है, तो कर्तव्यों में और अधिक प्रावधान जोड़ने के लिए और अच्छे से बनाने के लिए संसद द्वारा इसमें कानून बनाए जा सकते हैं और उन कानूनों के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को लागू किया जा सकता है। 1976 में आपातकाल के समय कानून व्यवस्थाओं को बनाने के लिए मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 1976 का जो आपातकाल का समय था, इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी और सरकार गिराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे थे, तो इस समय ड्यूटीज़ को लाया गया। अब हम देख सकते हैं वर्मा कमेटी। 1999 में मौलिक कर्तव्यों की जांच के लिए यह कमेटी लाई गई, यानी 1976 में जो मौलिक कर्तव्य बना दिए गए थे, उनकी जांच के लिए 1999 में वर्मा कमेटी को बनाया गया तथा इसकी जांच की गई। तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जो कि कांग्रेस सरकार के द्वारा ड्यूटीज़ बनाई गई थी, उन ड्यूटीज़ की जांच करने के लिए 1999 में वर्मा कमेटी लाई गई। तो यह पूछ लिया जाता है आपके ऑप्शंस में, कोटेशन में यहाँ पर पूछ लिया जाता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में रखना है। आगे देखते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था वह पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया। तब उस समय कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था, यानी हमने समझा है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं यह हमारे संविधान का हिस्सा पहले से नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। बाद में भाग 4 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया, यानी जो अनुच्छेद है उसको आपको याद रखना है, 51 का या ए में जोड़ा गया था। इन्हीं कर्तव्यों को 2002 में एक कर्तव्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी इसमें एक बार परिवर्तन हुआ। 1976 में जो हमारे मौलिक कर्तव्य बना दिए गए थे, तो वह हमारे अधिकार थे 10। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके अलावा एक और मौलिक कर्तव्य जो कि जोड़ा गया, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, यानी जो हमारे आसपास बच्चे रहते हैं उनके माता पिता का यह कर्तव्य है, यानी भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, उनसे जुड़े जो भी बालक बालिकाएं हैं उनके लिए कम से कम 6 से लेकर 14 वर्ष तक शिक्षित कराना चाहिए, जो कि एक कर्तव्य के रूप में लिख दिया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे देख सकते हैं मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ से लिया गया है। अब आप यहाँ पर एक बात और समझ सकते हैं, हालिया सरकार जो कि 1976 में चल रही थी, उस सरकार के सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से अच्छे संबंध हुआ करते थे। तो इन्हीं संबंधों के चलते जिस प्रकार सोवियत संघ अपने आप को व्यवस्थित किए हुए था, विरोधों से बचाए हुए था, उसी प्रकार भारत को विरोधों से बचाने के लिए सोवियत संघ से क्या लिया गया, हमारे मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आज भी मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान नहीं रखते हैं, लेकिन एक देश है जो कि हम देख सकते हैं कि जापान है, तो जापान के यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को जोड़ने की सलाह स्वर्ण सह कमेटी द्वारा 1976 में कांग्रेस सरकार के समय दी गई थी। तो हम देख सकते हैं उस समय पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और इनके द्वारा स्वर्ण सह कमेटी बनाई गई और स्वर्ण सह कमेटी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप जाकर मौलिक कर्तव्यों के समक्ष में यहाँ पर जांच कीजिए और कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हमारे लिए होने चाहिए उनके बारे में एक कमेटी द्वारा इसकी जानकारी लीजिए। तो इनके द्वारा कमेटी बनाई गई तथा अपनी सिफारिशें सरकार को दी गई। कांग्रेस सरकार द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल न करने को संविधान निर्माताओं की गलती बताया गया तथा स्वयं इन्हें जोड़ने की बात की गई। तो यहाँ से आपको समझना चाहिए
कि जब कांग्रेस से पूछा गया कि पहले तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल नहीं थे, लेकिन किस प्रकार आपने शामिल किया, तो यहाँ पर उनके द्वारा जो जवाब दिया गया, कांग्रेस सरकार के द्वारा कहा गया कि मौलिक कर्तव्यों को ना जोड़ना संविधान निर्माताओं की एक गलती थी, जिसको हमने सुधारा है और 1976 में हमने यह कर्तव्य संविधान में जोड़ दिए हैं। स्वर्ण सह कमेटी द्वारा 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात की गई तथा सरकार द्वारा इसमें संशोधन किए गए। यह हर बार होता है जब भी कोई कमेटी अपनी सिफारिश देती है, तो उसमें थोड़ी बहुत काट छाट करके या उसको थोड़ा सा परिवर्तित करके सरकार द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तब स्वर्ण सह कमेटी द्वारा 8 मौलिक कर्तव्यों को रखने की बात की गई, तो सरकार द्वारा कुछ संशोधन करके 10 मौलिक कर्तव्यों को रख लिया गया तथा इनकी कुछ बातों को नकार दिया गया तथा बहुत सी जो अधिक बातें थी उनको स्वीकार कर लिया गया। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। आपको यह याद रखना है, यह 42वें संविधान संशोधन, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान भी कहा जाता है, 1976 में से शामिल किया गया। राज्य में मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए, मौलिक कर्तव्यों को बनाए रखने के लिए संसद द्वारा पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। यानी हम देख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को बनाए रखने के लिए एक पेनल्टी लगाई जा सकती है, ताकि थोड़ी सी आर्थिक दंड उनको दिया जा सके और यहाँ पर जो कि सरकार को एक रिसोर्स पैदा हो सकते हैं, जिससे कि वह ड्यूटीज़ के लिए आगे कार्य कर सकते। यदि इनके संबंध में संसद द्वारा किसी भी प्रकार का कानून बनाया जाता है, तो किसी भी न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी जो मौलिक कर्तव्य है, इनके संबंध में यदि संसद कोई कानून बना देती है, तो उसके विपक्ष में कोई भी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। कर देने की सिफारिश कमेटी द्वारा रखी गई थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। यानी टैक्स को जो हमारे यहाँ पर जो टैक्स का सिस्टम है, कर उगाने की जो स्ट्रक्चर है, उसमें इनके द्वारा कहा गया था, जो स्वर्ण सह कमेटी है उसके द्वारा सिफारिश दी गई थी कि आप इसको मौलिक कर्तव्य में जोड़ दीजिए। लोगों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह कर का भुगतान करें, लेकिन सरकार द्वारा इस चीज़ को नकार दिया गया तथा खारिज करते हुए मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। भारत के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज व उसका सम्मान करना चाहिए। यानी यहाँ से हम समझ रहे हैं मौलिक कर्तव्य कौन कौन से जो हमारे के संविधान में दिए गए हैं। तो हाँ, जो भी प्रत्येक भारतीय नागरिक है उसे अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। हमारी भारतीय स्वतंत्रता के समय जो भी प्रयास किए गए, जो भी हमारे जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, उनके जो विचार हुआ करते थे, उनके विचारों को सम्मान करना है। ऐसा नहीं है कि आप उनकी ही आलोचना, टीका टिप्पणी करने लगें और उनकी बुराई करने लगें। तो कोई भी क्रांतिकारी रहा हो, चाहे वह सुभाष चंद्र बोस हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, हमारे भगत सिंह हों और गांधी जी हों, सभी के हमें विचारों का सम्मान करना है। हमें किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो भी अधिकार दिया गया है, यह इसके विपक्ष में कार्य करता है। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि वाक स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि आप किसी भी प्रकार की बातों को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको ड्यूटी ध्यान कराई गई है कि आपको अपने विचारों को इस प्रकार रखना है कि अपने जो क्रांतिकारी रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में, उनका सम्मान करना है। दूसरी बात, भारत की सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता को बनाए रखना है। आपको इस प्रकार के बयान नहीं देने हैं जो कि आपके देश की सार्वभौमिकता यानी जो निर्णय लेने की शक्ति है उस पर टिप्पणी करते हों, एकता को खंडित करते हों, यानी धार्मिक तौर पर कि जैसे बयान दिए जाते हैं, इस प्रकार के बयान को नहीं देना है। भारत की जो अखंडता है, यानी भारत जो एक राष्ट्र के रूप में स्थापित है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कई राज्यों द्वारा खुद से अलग होने की बात की जाती है। कई राज्यों द्वारा जो कि 1950 के समय भारत से अलग होकर दूसरा देश बनाने या दूसरे देश में शामिल होने की बातें की जा रही थी। तो इस प्रकार की बातों को आपको नहीं करना है, आपको भारत की अखंडता को बनाए रखना है। विदेशी आक्रमण के समय देश हित में सेवा देना, यह एक बहुत ही अच्छा जो कर्तव्य है वह जोड़ा गया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यदि किसी विदेशी ताकत के द्वारा हमारे यहाँ पर हमला किया जाता है, तो इस समय पर हमें एक हो जाना है। यानी भारत के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह आर्मी में खुद को सर्व करे।
जिस प्रकार की यूक्रेन में आप उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ की सेना है, इसके अलावा यहाँ के जो सिटीजन हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनके द्वारा अपनी सेवा आर्मी में दी जा रही। तो इस प्रकार विदेशी आक्रमण के समय देश हित में अपनी सेवा को देना, यह भी हमारे कर्तव्य में शामिल किया गया। भाईचारे के साथ रहना भी कर्तव्य में शामिल किया गया। देश में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान का भेद ना करते हुए भाईचारे के साथ रहने की बात की गई है। तो हमें भाईचारे के साथ रहना है, ना हमें किसी धर्म के प्रति भेदभाव रखना है और ना हमें धार्मिक रूप से बंटना है, ना जाति के प्रति और ना ही इस प्रकार से कि किसी भी प्रकार के लिंग समुदाय को लेकर, जैसे कि महिला पुरुष को लेकर इस प्रकार के भेद नहीं करने हैं और हमें सबको साथ साथ रहना है। महिलाओं की सुरक्षा तथा सम्मान देने की बात की जाती है। हम देख सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में जिस प्रकार उनका शोषण किया जाता है, हम देख सकते हैं कि जैसे कि ग्रामीण स्तर पर लोगों की सोच रहती है कि इनको कॉलेज में ना पढ़ाया जाए, तो इस प्रकार की सोच को खंडित करते हुए आगे की विचारधारा को आगे बढ़ाना है तथा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनी है ताकि वह कंफर्टेबल महसूस करें और अपने जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें आसानी से अपना एनरोलमेंट दे सकें। आगे देख सकते हैं देश की संस्कृति तथा ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करना है। हम देख सकते हैं कि देश की संस्कृति से संबंधित जो भी यहाँ की कल्चर है, जो भी यहाँ के त्यौहार हैं, उनको बनाए रखना है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा भी इसमें सपोर्ट किया जाता है, जल्लीकट्टू होता है और हम देख सकते हैं कि कहीं पर भी जैसे कि होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, बहुत विभिन्न प्रकार के त्यौहार बनाए जाते हैं, ईद मनाई जाती है। तो सभी त्यौहार में सबको इनको बनाए रखना है, इनकी संस्कृति को बनाए रखना है। ऐतिहासिक धरोहर में हम देख सकते हैं कि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो इमारतें बनी हुई हैं, जो हमारे किले बने हुए हैं, उनकी हमें सुरक्षा करनी है क्योंकि यह हमारी इतिहास को दर्शाते हैं तथा देश की यह संपत्ति हुआ करते हैं। तो इनकी रक्षा हमें करना हमारा कर्तव्य है। हमारे जंगलों, तालाबों, नदियों, वातावरण को संरक्षित रखने तथा प्रदूषित रहित वातावरण बनाने का कर्तव्य भी हमें हमारे संविधान ने दिया गया है। जो भी जंगल है, यहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी है या जंगलों को काटना नहीं है। जिस प्रकार की वृक्षों की कटाई होती है, तो वृक्षों को ना काटना या उनको संरक्षित करना भी हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ के जो तालाब हैं उनको गंदा ना करना, नदियों को संरक्षित रखना, वातावरण को संरक्षित रखने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वह प्रयास आपको करना चाहिए। बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए और हम देख सकते हैं कि जो भी प्लास्टिक वगैरह यूज है वो आपको नहीं करना चाहिए और यह संरक्षित करना चाहिए। अपने घर के आसपास पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। इस प्रकार के कर्तव्य भी हमें दिए गए हैं। आगे देख सकते हैं सुझाववादी व मानवतावादी विचारों को के साथ रहना, यानी कहीं पर आपको डिस्प्यूट नहीं करना है, डिबेट नहीं करना है। कर्तव्यों को लेकर आपको सुझाववादी रवैया रखना है और मानवतावादी यानी ह्यूमैनिटी की ओर आपको ध्यान देना है। जिस प्रकार की भावना जिससे कि आप एक मानवता की ओर जाते हैं, जिस प्रकार आप समस्याओं को समझाने या सुलझाने की बात करते हैं, तो इस प्रकार की विचारधारा को आगे रखना है। किसी भी मुद्दे को लेकर सकारात्मक सोच को रखना है। नकारात्मक सोचों के चलते यानी आप किसी धर्म के विवाद के रूप में पढ़ते हैं या फिर आप देख सकते हैं कि भेदभाववादी कुछ लोग होते हैं जो कि भेदभाव की बात करते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो इस प्रकार की भावनाएं आपको नहीं रखना है। आपको सकारात्मक सोच के साथ अपने देश में रहना है। जनता की संपत्ति को सुरक्षित रखना भी हमारा कर्तव्य है, यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हाल ही में कुछ जगहों पर दंगे किए गए, अपनी जो इमारतें हैं वह जलाई गई और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो रेलवे लाइन है उसको खाड़ा जाता है। तो इस प्रकार के कार्य आपको नहीं करना है। यह जो प्रॉपर्टी है यह आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी टैक्सेशन की मनी के द्वारा यह ट्रेन चलती हैं, यह जो गाड़ियां हैं, पुलिस थाने हैं, हर प्रकार की व्यवस्थाएं आपकी संपत्ति से चलती हैं। यानी यदि आप इनको खंडित कर रहे हैं, इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो यह इनडायरेक्टली आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपको पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करनी है, जनता की संपत्ति को सुरक्षित रखना है। आम व्यक्ति को अपने समाज व देश के विकास में सहयोग करना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ और अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह मौलिक कर्तव्य भी न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है। यदि आप इनका पालन नहीं करते तो किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी हम देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता, इनके विरोध में जाता है, तो आप उसकी रिपोर्ट नहीं कर सकते या न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। आगे देखते हैं। आलोचनात्मक पक्षों में हम देखें कि इसकी आलोचनाएं भी की जाती हैं कि कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ऐसे भी आता है कि इसके आलोचनात्मक पक्षों पर दृष्टि डालिए, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से आलोचनाएं करनी है ताकि जो कंस्ट्रक्टिव लगे या जो सही लगें। यह न्यायालय में बाध्यकारी नहीं, आप यह बोल सकते हैं यह न्यायालय में बाध्यकारी नहीं। यदि इनका कोई पालन नहीं करता तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतदान को मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मतदान है उसको ड्यूटी नहीं बनाया गया है, जो कि ड्यूटी बनाना चाहिए था। सिफारिश की जा रही थी कि मतदान को एक ड्यूटी बनाकर पेश करना था, तो मतदान को ड्यूटी नहीं बनाया गया है। कर देना भी मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। यानी जो टैक्स देना है उसको मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बनाया जाना था, जो कि शामिल नहीं किया गया। परिवार नियोजन को भी कर्तव्यों का हिस्सा बनाना था। यानी हम देख सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही बड़े स्तर पर अपने परिवारवादी होते हैं, जो परिवार का विस्तार करते हैं, तो इस प्रकार की नीतियों को भी यहाँ पर शामिल करना था कि ताकि परिवार नियोजन जैसी समस्याओं को सामने रखना था, जो कि कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया। कर्तव्यों को स्पष्ट व्याख्या नहीं, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनकी स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण इसकी आलोचना की जाती है। कर्तव्यों का निर्वाह न करने पर किसी भी प्रकार के दंड के प्रावधान भी यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। यदि कोई कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता तो उसको किसी भी प्रकार से दंडित नहीं किया जा सकता, केवल उसको निर्देश दिए गए हैं कि आपको इस प्रकार के कार्य करने हैं। आवश्यकता से अधिक कर्तव्यों को शामिल किया जाना है। यानी आवश्यकता से अधिक कर्तव्यों को, जैसे कि हमने देखा कि इसमें जंगल भी जोड़ दिए हैं, पर्यावरण प्रदूषण, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर एक आलोचना यह भी होती है कि इनको अधिक से अधिक कर्तव्यों को यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। तो इस प्रकार की आलोचना होते हुए भी जो कि इनको अगर हम नकार दें, यानी जिस प्रकार की सकारात्मक सोच की हमने बात की थी, तो इस प्रकार की सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे मौलिक कर्तव्य हमारे लिए परिपूर्ण है और हमें इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है और यह लिखे ना होने के बाद भी हमारे कर्तव्यों का एक हिस्सा है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह सब बातें समझ में आएंगी। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जानकारी आपने प्राप्त की होगी। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। और इस मुहिम को आगे फैलाने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए जो इस प्रकार का अध्ययन करना चाहते हैं। धन्यवाद।